हाँ जी, तो ये सीरीज का हम ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा था हमने, थर्ड चैप्टर के जितने भी फर्स्ट 1 नंबर के क्वेश्चन बन रहे थे इस टॉपिक से, तो मैंने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। अच्छा लगा, मैंने अपने हिसाब से बेस्ट दिया था। अगर आपको पसंद आया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके सेकंड सीरीज में। इस सीरीज में क्या करना हम लोगों को, सेकंड दो जो 2 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम में पूछ जाते हैं, वो करेंगे। और ये 2 मार्कर्स और 1 मार्कर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू 3 एंड 5, क्योंकि जो 3 और 5 क्वेश्चन बनते हैं ना, ये 2 और 1 से मिला के बने जाते हैं। उसमें दोनों कंबाइन करके पूछ ले तो 3 मार्कर हो गया, ठीक है। और 3 मार्कर 2 मार्कर कंबाइन कर लिए तो 5 मार्कर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के क्वेश्चन के लिए। यहां से लेके अगर आप 8 जुलाई को आपका फिजिक्स का पेपर है, अगर इन 8 बचे हुए 40 से 50 दिन में अगर पूरा एफर्ट देते हैं आप, यहाँ से इन सारे वीडियो से ध्यान देखते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, घर पे इसको दोबारा रिवीजन करते हैं, तो मोर देन इनफ होगा 90% या 95% फोड़ने के लिए, मोर देन इनफ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन, एक कैमरा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार बंद हो जा रहा है, इस पर चल रहा है। ठीक, मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन कंडक्टर है। इसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है और इनके बीच का जो पोटेंशियल है कितना है, V है। दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल कितना है, V है। और इसकी लेंथ दे रखा है L, लेंथ कितना दे रखा है L, और इसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है। इसको क्या किया गया, पैरेलल काट दिया गया, ठीक है। पैरेलल काट के इसको कटे हुए हिस्से को सीरीज में जोड़ दिया गया। किसमें, सीरीज में जोड़ दिया गया। ऐसे जुड़ेगा ये वाला लेंथ L, और बचा हुआ जो ऊपर कटेगा वो भी तो L ही होगा। तो ओवरऑल लेंथ कितना हो गया इसका, 2L। कितना हो गया, 2L। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर हम ऐसा पोटेंशियल चेंज होगा, इसके अंदर एरिया चेंज होने से करंट चेंज होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक, पोटेंशियल भी करंट भी। तो कह रहा है कि हम पोटेंशियल की ऐसी क्या वैल्यू रखें करंट चेंज ना हो, मतलब पोटेंशियल को इंक्रीज करो डिक्रीज करो कुछ भी करो, करंट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस केस में जितना करंट इसके अंदर है उतना करंट इसके अंदर होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है, कोई काम धाम नहीं। आई इनिशियल, मैं सिर्फ आई को इनिशियल लिखता हूं, ठीक है, और आई फाइनल, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए जी, ठीक। तो हमने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू में, सॉरी I इज इक्वल टू में V बाई R, ये फॉर्मूला जानते हो, ठीक, ये जानते हो तो ये भी फॉर्मूला जानते होगे। R इज इक्वल टू में रो बाई एल अपॉन में A, है कि नहीं, जानते होगे। तो मेरा I इनिशियल कितना आ रहा है वो देखते हैं जरा। I इनिशियल कितना आ रहा है, V बाई R की इसकी वैल्यू क्या होगी, रो, लेंथ कितना है L, और एरिया मान लेता हूं A है, ठीक। तो यहां से मेरा जो I इनिशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, V इंटू A ऊपर जाएगा, रो अपॉन में L, ये आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक जी। अब बात करते हैं इसकी, क्या नाम है, हाँ, करंट फाइनल की, करंट फाइनल की वो क्या होगा मेरा, V फाइनल अपॉन में R। इस बार R चेंज होगा क्योंकि एरिया चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, जाहिर सी बात है R चेंज होगा, ठीक। तो V फाइनल हमें नहीं पता, V फाइनल हमें नहीं पता, ठीक। यहां से R फाइनल कितना होगा सोच के बताओ। रो तो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का चेंज नहीं होता, एक बार जिससे बन गया तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो, ठीक, उसने बोल रखा है। अच्छा जी, L की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, L की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, और एरिया क्या हो गया इस केस में, हाफ हो गया, एरिया क्या हो गया, हाफ। चलो इसको मैं अलग से निकाल दिखाता हूँ, ठीक, RF मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो कितना होगा, रो L अपॉन में A होता है नॉर्मली। इस केस में क्या हुआ, लेंथ डबल हो गया, कितना हो गया, लेंथ 2L हो गया। अच्छा जी, जब लेंथ डबल होगा तो एरिया क्या होगा, हाफ होगा, नहीं होगा, नहीं विश्वास करके देखेंगे, बहुत पहले सीख रखा होगा कि दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा, दोनों का क्या होगा, कहां करो इस चीज को, मैं यही करता हूं, दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक, एरिया फाइनल इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, 2L, L से L मर जाएगा तो एरिया फाइनल कितना आएगा, यहां से A/2, कितना आएगा, A/2। होना भी चाहिए, च्युइंगम के बारे में सोचो, जब उसको खींचते हैं तो उसका लेंथ पतला होता है, लेंथ बढ़ता है, और एरिया क्या होता है, पतला थिन होता जाता है, ठीक। तो जब लेंथ बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, सिंपल सी बात है, कम होगा। तो यहां से मेरा जो R फाइनल आएगा कितना आएगा, रो L/A
और ये 2 2 या 4 हो जाएगा, मतलब आर फाइनल कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल। आर इनिशियल को मैंने क्या मान रखा, आर मान रखा है ना, कह सकता हूँ चीज को, चाहो तो कहो मत कहो, ठीक, चाहो तो ऐसे ही रहने दो 4 रो एल अपॉन में, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है जैसा करना चाहो, ठीक। तो यहां से देखते हैं इसको मैं, हाँ दिख नहीं रहा होगा वो, लाइट आ रहा होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्या कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो v इंटू ए रो एल इज इक्वल टू में 4 रो एल, अच्छा यहां पर रखा ही नहीं मैंने चीज को, ठीक, 4 रो एल अपॉन में ए, तो ये ए ऊपर चला जाएगा यहां से, राइट, ए अपॉन में वी एफ ए 4 एल अपॉन में, ये कहानी होगी। तो यहां से एरिया से एरिया कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास, क्या v इज इक्वल टू में v फाइनल डिवाइडेड बाय 4, तो v फाइनल कितना आ गया यहां से 4 टाइम्स ऑफ v इनिशियल, मतलब पोटेंशियल को अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा। पोटेंशियल को अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आया समझ में? अच्छा सवाल है, पॉज करके नोट कर लो इसको, बहुत बड़े सवाल है, मजा आएगा इस सवाल में, एग्जाम में अगर आ गया तो। चलो जी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, कैमरा बंद हो गया था और पूरा का पूरा सब शूट हो गया था, कोई नहीं, मजा आएगा दोबारा बनाने में, देखते हैं निकाल लेता है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 तक आ चुका है, 24 से देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरीज इन द कंडक्टर, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके और करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में मुझे क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 24, करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक, किसका यूज करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके। अच्छा जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा है, वी डी ई एन ए, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट इन द कंडक्टर, ठीक। तो यहां से करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन में ए, यही होता है करंट डेंसिटी, आई अपॉन में ए, ठीक। तो यहां से देखो करंट डेंसिटी का मतलब करंट पर यूनिट एरिया, यही होता है करंट डेंसिटी का मतलब। आई की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, वी डी ई एन ए अपॉन में ए, इससे ये कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहां से मेरा जो आएगा वी डी ई एन आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, रो के बीच में रिलेशन चाहिए, किसके बीच में, रो और जे के बीच में। तो यहां से मैं वीडी को क्या ले सकता हूं, वीडी का फॉर्मूला याद है, पढ़ तो रखा होगा, वीडी क्या होता है, अपॉन में एम, ये होता था, ठीक। तो पुट करो, वीडी जो क्या लिख दूंगा मैं, ई बाय एम ई एन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ई, अच्छा यहाँ पे टाउ एवरेज भी होता है, भूल गया इस चीज को मैं, ठीक, टाउ एवरेज ई एन, यहां से क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर टाउ एवरेज और एन अपॉन में एम, ठीक है, साथ में ई, यही होगा, कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं, क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो जे को बोल सकता हूं मैं, जे इज इक्वल टू में ई स्क्वायर एन, एन को पहले लिख देता हूं, एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज अपॉन में एम इज इक्वल टू में ई, ये कहानी है। अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो जो मैं यहां से फॉर्मूला आता था रेजिस्टिविटी का, वो क्या आता था, याद है, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज, ये आता था, और साथ में एल ए रहता था, ठीक, साथ में क्या रहता था, ए एल होगा इस पे, एल ए, क्या रहता था, ए एल रहता, क्या रहता था, ए एल रहता था, ठीक। तो ये पूरा रेजिस्टेंस हो जाता था और ये क्या बनता था, रेजिस्टिविटी बन जाता था। याद नहीं आ रहा, चलो मैं लिखता हूं पूरा, आर क्या होता है, रेजिस्टिविटी एल अपॉन में ए, ये होता था। यहां से ये इसकी वैल्यू क्या, हम इसको कांस्टेंट मान रखा था, इससे पहले वीडियो में कर रखा मैंने, इसको मैंने क्या माना था, कांस्टेंट माना। तो ये क्या होता था मेरा एल, सॉरी, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर एल, सॉरी एम ऊपर होता था इस केस में,
m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ एवरेज अपॉन में एल ए। इस पूरे को मैंने क्या बोला था, रो बोल रखा था। ठीक, अब देखो इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1 बाई रो इज इक्वल टू में एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज डिवाइडेड बाय एम। ये पूरा क्या होता था, ये टाउ होता था, सॉरी रो होता था, तो इसका वो रेसिप्रोकल ये होगा, ये यही आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा करंट डेंसिटी इज इक्वल टू में 1 बाई रो ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। क्या आ गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो नोट डाउन करो, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, और हैरान होने वाली बात नहीं है कि इस तरह एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन दिख गया तो। ठीक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 25 की। आप सब पॉज करके नोट कर लिया होगा। ये समझ में 1 बाई रो कैसे होगा, क्योंकि रो की वैल्यू क्या होती थी, एम एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। यहाँ पे क्या था, इसका उल्टा था, तो इसका मतलब ये उसका रेसिप्रोकल होगा ना। तो आई होप तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। नहीं, होप सो कैमरा चल रहा होगा। ठीक है, दोनों चल रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एस्टिमेट एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। मुझे क्या बताना है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। क्या बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। तो वीडी की वैल्यू बतानी है हमें, कितनी होगी, कब, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है मेरे को कॉपर वायर का 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वायर का। कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। उसके अंदर करंट कितना जा रहा है, 1.5 एम्पियर का करंट उसके अंदर पास हो रहा है। ठीक, अज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, और एन की वैल्यू दे रखी है मेरे को 9 पॉइंट कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 28। 9 इंटू 10 टू द पावर 28। ये कहानी दे रखी है, मीटर क्यूब तो पता है डेंसिटी की बात होती है। ठीक, ये कहानी दे रखी है, तो मुझे वीडी की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आई इज इक्वल टू में वी ना, ये होगा वी डी ई एन ए। यहां से मुझे वीडी चाहिए, तो वीडी किसके इक्वल हो जाएगा, आई अपॉन में ई एन ए। इन सब की वैल्यू हमें पता है, क्या है, इन सब की वैल्यू हमें पता है। देखते कितना आता है, वीडी इज इक्वल टू में आई की वैल्यू कितनी है 1.5 एम्पियर। ऐसा यूनिट है तो चेंज करने की नीड नहीं है। ई की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एन की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 28। 9 इंटू 10 टू द पावर 28। ओके, और ए की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। सॉल्व करते हैं इसको जी। 1.5 ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 9 इंटू 2.5। पावर के बारे में बात करते हैं, बेस से पावर ऐड, तो देखो -19 प्लस का 28 माइनस का 7, ये कहानी होगा। ठीक, बाहर के शोर शराबे को अवॉइड करना। ठीक, 1.6 इंटू 9 इंटू 2.5 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -19 प्लस 28 और माइनस का 7 कम्स टू बी 26। प्लस का 2 आएगा, कितना आएगा, प्लस का 2 पावर आएगा। अच्छा जी, ऐसे लिख सकता हूं 15/16 इंटू 9, इसको मैं 250 लिख सकता हूं पावर को हटा के। आई होप सो इतनी मैथ तो आती होगी आप लोगों को। ठीक, 3 5 से 15, 3 3 से 9, और तो ये आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू में 5 डिवाइडेड बाय 48 इंटू में 250। ये तो यहां से वी डी की वैल्यू अप्रोक्स कितनी आएगी, अभी आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, वीडियो काफी लेंथ हो जाएगा इससे काम हो तो इसको नोट पॉज करके नोट करो, जब तक मैं थोड़ा सा डाल दूं अपने मार्कर को। अच्छा जी, रात के बज रहे हैं 11:30 और इस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस ईयर के अरिहंत के क्वेश्चन। अरिहंत पब्लिशर का सवाल है ये सारे। पॉज करके नोट कर लिया। इसको घर पे अपने आप से 1-2 बार ट्राई करना जरूर, इन क्वेश्चनों को काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको 2-3 होमवर्क देता हूँ, उन क्वेश्चनों को कर लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना जरूर। क्या है, अगर मैं एरिया कितना कर दूं, सेम क्वेश्चन है,
एरिया कितना कर दो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻7। तो इस बार में एरिया 2.5, उसमें 2.5 क्या कर चेंज करूं इसमें मैं, कैरिंग अप करंट चेंज करता हूं, आई की वैल्यू कितनी कर देता हूं 2.7 एम्पियर करता हूं। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, बाकी सब कुछ एन की वैल्यू सब कुछ सेम रहेगी। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये होमवर्क है आपका। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आई होप सो पॉज करके नोट कर लिया होगा, टाइम दिया था मैंने। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर। ठीक, पहले इसके एक पार्ट पढ़ते हैं। हमें क्या बताना है, प्लॉट ड्रॉ करना है किसके बीच में, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, किसकी, कंडक्टर की बात करूं, तो कैसा है वो बनता है मेरा, टाइम के साथ इंक्रीज होता है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा इस केस में, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है। ये पिछले वीडियो में देखा था हमने, ये मेरा सेमीकंडक्टर है। ठीक, अच्छा जी, और कुछ ही पूछा क्वेश्चन में, वो भी देख लेते हैं। क्या रामायण लिखी हुई है, बाप रे। विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, वही बताना था, प्लॉट करना था रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इंक्रीज कैसे ग्राफ बनता है। टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसा ग्राफ बन के आता है। पिछले वीडियो में अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था मैंने। अच्छा जी, हाउ डज द एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, चार्ज कैरीज एंड द रिलैक्सेशन टाइम। हाउ डज द एक्सप्लेन दिस बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, ठीक है, ऑफ चार्ज कैरीज एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो इस बिहेवियर को मैं कैसे जज कर रहा हूं, मतलब ये जो कहानी हो रही है कैसे हो रही है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रो का फॉर्मुला ड्राइव किया था, वो क्या आया था मैंने बताया था अभी आपको, एम ई स्क्वायर टाउ एवरेज डिवाइडेड बाय एम। ये फॉर्मूला पढ़ाया था, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, जो उस टाइम लिखा था वही लिख दिया। ये क्या होता है मेरा, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज, ये फॉर्मूला होता है मेरा। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। एल ए हो जाएगा तो फिर थोड़ा कहानी रहेगी, उसकी बात ये रहेगी। रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये कहां से आया, यहां से आया, रो इज इक्वल टू में आर इज इक्वल टू में एल बाई ए, रो की वैल्यू ये होती है। ठीक, अच्छा जी, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ती है। थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एन की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो कि यहां से क्या लो, मैं कुछ भी एक कॉपी लो, ये बुक, ठीक, इस बुक की बात करूं मैं, यहां से पहले इस क्रॉस सेक्शन, ये ब्लैक वाला जिस पोर्शन दिख रहा है आपको, इसमें से पहले 10 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे थे, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। एक यूनिट एरिया में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे मैंने वो बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ी, और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन यहां से पास करेंगे। अब कितने, 20 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी मेटल को जब हम एनर्जी देते हैं उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी मिलती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, और टाउ एवरेज क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। जब किसी भी मेटल को या फिर नॉन मेटल को, सेमीकंडक्टर को जब मैं वो हीट करता हूं तो उसमें क्या होता है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, इनको एनर्जी मिलती है और जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो एन इज इंक्रीज एंड टाउ एवरेज इज डिक्रीज। टाउ एवरेज क्या करता है, डिक्रीज, तुम लिखोगे पूरा इंक्रीज, ठीक है। टाउ एवरेज क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन कंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर एन इज नेग्लिजिबल इंक्रीज। वही बात है कि एक समुद्र, बड़े समुद्र में अगर तुम एक बाल्टी पानी डाल देते हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा, तुम एक बड़े समुद्र में एक बाल्टी पानी लाकर डाल दो, तो कंडक्टर के पास पहले ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बट जहां पर बट आ गया तो वहां समझो तुम्हारा कट गया। ठीक, तो जैसे जैसे यहाँ पर बट क्या होगा, टाउ एवरेज क्या करता है, कंसिडरेबल डिक्रीज करता है। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कंसिडरेबल डिक्रीज करता है, कंसिडरेबल। ठीक, जिससे क्या होता है, रेजिस्टिविटी विल
C ट्रिपल, so resistivity will increase. जब टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहानी है, ठीक. बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा, सेमीकंडक्टर में क्या? इसका उल्टा. उसके पास जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. कैमरा चल रहा है? हाँ. उसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो कंसिडरेबल चेंज होता है. क्या होता है? कंसिडरेबल चेंज होता है. लेकिन टाउ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर होते हैं. फ्री एनर्जी गैप होता है ना सेमीकंडक्टर्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर. चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं. तो उनमें कोलाइड के टाइम में ज्यादा कोई चेंजेस आता नहीं है, ठीक. तो नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो. जो टाउ एवरेज होता है उसमें कितना आता है? ऑलमोस्ट जीरो आता है, ना के बराबर चेंज होता है. इसलिए अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है. यहां से इस चीज को अपने आप में लिख सकते हो, ठीक. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर. क्या कह रहे थे ये भी देख लें. कुछ तो लोग कहेंगे ना. ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बहुत बढ़िया. ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो हमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अच्छा जी. तो करंट डेंसिटी क्या होता है? आई अपॉन में ए. सेम क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किया था. आई अपॉन में ए. आई की वैल्यू भी हमने पढ़ी कुछ देर पहले. क्या होता है? वी ना, ठीक. तो यहां से इसके अंदर पुट करेंगे जब आई की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा? वी डी ई एन ए अपॉन में ए. ए से ए चल बसा. करंट डेंसिटी कितना आ गया? वी डी ई एन. यहां से वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जे अपॉन में ई एन. हो गया करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. चाहो तो इसको इधर यहां पे छोड़ दो, यहां पे छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है. तो एक आसान सवाल था 2 नंबर के लिए, फॉरेन में आया हुआ 214 में. डिफाइन द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर्स. मोबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है. इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है. इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? मोबिलिटी को इससे दिखाते हैं म्यू से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड का. पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट हो रहा है उसको कहते हैं मोबिलिटी, ठीक. इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? मीटर्स पर सेकंड. और इसका क्या होता है? न्यूटन्स पर कूलम. ये होता है. तो यहां से जो मेरे मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वो मीटर्स पर सेकंड न्यूटन्स पर कूलम, सॉरी पर न्यूटन्स कूलम, ये आ जाएगा. इसका एक और यूनिट भी होता है. इसको ई को हम चेंज कर देते हैं वी बाई एल में, तो वोल्ट पर वोल्ट मीटर स्क्वायर आता है. इसका एक यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. एक ये भी होता है, ठीक. तो जैसा भी आपकी मर्जी. तो ये आसान काम था डेफिनेशन में लिखना. अब सब कर लोगे ये. फिर क्या कह रहे हैं? कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्ट टू अ डीसी सोर्स ऑफ द पोटेंशियल वी. इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाय द ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग इट कीप वी वोल्टेज रिमेन सेम कांस्टेंट. हाउ विल द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जस्टिफाई. देखो जब भी जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन बोले ना तो आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है. क्या लिखना पड़ता है? मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है. चल रहा है बोर्ड और सॉरी कैमरा 29 बोर्ड भी सही दिख रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि हाउ ए कंडक्टर ऑफ अ लेंथ एल इज कनेक्ट टू अ डीसी सोर्स. एक कंडक्टर था मेरे पास, ठीक. उसको मैंने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा था. किससे? डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा था. इसका लेंथ कितना था? एल था. ये कहानी हो रही है. आई होप तो बोर्ड में दिख रहा होगा कैमरे में. इतना था. इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल एंड ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग द कीप वी इज कांस्टेंट. हमने मान लेते इसका पोटेंशियल कितना है? वी है. हमने क्या किया? उसके लेंथ को खींच के ट्रिपल कर दिया. मतलब जो पहले एल था अब खींच के कितना हो गया? ये 3L हो गया. कितना हो गया? 3L हो गया. लेकिन मैंने क्या रखा? पोटेंशियल को क्या रखा? सेव रखा. पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं लाया मैं. मेरी मर्जी नहीं ला रहा मैं, ठीक. तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं लाया, ऐसा नहीं है. इनकी मर्जी चलती है, किताब वालों की मर्जी है. कीपिंग कांस्टेंट. हाउ विल इट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो बहुत ही आसान सवाल है. देखो जी, अभी मैंने ड्रिफ्ट आई का फॉर्मूला पढ़ा. आई इज इक्वल टू वी का वी ना, ये पढ़ा था आई का फॉर्मूला, है ना, अभी कुछ दिन पहले. तो मुझे क्या चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है हमें वो देखना है. देखते हैं. आई इज इक्वल टू में ई एन ए अपॉन में वी डी, यही होगा.
होगा नहीं होगा? आई की वैल्यू क्या होती है? V बाई आर। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? V बाई रो एल अपॉन में ए लिख सकता हूं, V बाई रो एल अपॉन में ए। अच्छा जी, आई कितना हो जाएगा यहां से? V A रो एल, यही होगा। यहां पुट कर दो इस चीज को मैं, तो कितना हो जाएगा? V A रो एल डिवाइडेड बाई ई एन ए इज इक्वल टू में VD, यही होगा। अब देखो ये वाला यहां जाएगा ना, तो ए से ए कट जाएगा, बस और कुछ नहीं कटेगा। तो VD की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? V रो ई एन एल इज इक्वल टू में VD। साफ साफ दिख रहा है। V किसके पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कितना हुआ? ट्रिपल हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम घट जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इस चीज को, VD डिक्रीजेस 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है VD। ठीक है, इसको थोड़ा पॉज करके नोट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट करता हूं मैं, इसको मिटाऊं। चलो जी, इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं तो फिर हम नहीं, इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा जी, रेजिस्टेंस देखते हैं। तो मैं इनिशियल रेजिस्टेंस आर मानता हूं, रो एल अपॉन में ए होगा इनिशियली। किसकी बात कर रहा हूं? इनिशियल। फाइनल में क्या होगा? आर फाइनल में रो एल कितना हो गया? 3 गुना बढ़ गया, तो 3L। और एरिया का क्या सीन होगा? अब देखो L 3 गुना बढ़ा है ना, एरिया क्या होगा? 3 गुना डिक्रीज कर जाएगा। अब हर बार ये करके दिखाऊंगा, चाहो तो कर सकते हो। दोनों का वॉल्यूम सेम रखना, A इंटू एल इज इक्वल टू में A फाइनल इंटू 3L। तो वहां से L से L कटेगा, ये 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा एरिया। एरिया क्या होता है? 3 टाइम डिक्रीज कर जाता है, तो ये ऊपर जाएगा। तो आर फाइनल कितना हो गया? 9 रो एल अपॉन में A। और ये किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो आर फाइनल इज इक्वल टू में 9 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल, मतलब 9 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया? 9 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए पतले वायर जो होते हैं ना, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा मोटे वायर हो उतना बेटर रहेगा। ठीक, क्योंकि देखो एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक, क्लियर है? चलो जी, नोट कर लो, पॉज करके मिटा रहा हूं फिर मैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार टॉपिक है सारे। इसके बाद किरचॉफ लॉ होगा हम लोगों का, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा भी किरचॉफ लॉ भी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का किरचॉफ लॉ, क्योंकि काफी चैलेंजिंग होता है। वो मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल नहीं है, बस चैलेंजिंग होता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अच्छा जी, और पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ मस्ती मार रहे हो? कहां थे हम लोग ऐसे? क्वेश्चन नंबर 30 पे थे। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अ कार्बन, हमारे सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है इस साल। CBSE 2021 में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है। ठीक है, कल रिकॉर्डिंग काट दिया गया है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर, हाउ इज बिहेवियर एक्सप्लेन। आप इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करें। अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत बार लिख चुके हैं, लेकिन दोबारा से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है ये। कितना है? 31। एक टिपिकल सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का क्या ग्राफ होगा? आई थिंक ये होगा, है ना? अच्छा जी, चलो कमेंट में मुझे ये बताना कि जो वोल्टेज आई और बी का कैसा ग्राफ होता है सेमीकंडक्टर के लिए, आई और बी का कैसा ग्राफ होता है। देखते हैं कितना पढ़ा पिछला वीडियो, किसके कौन कौन पढ़ के आया वहां से। आई और बी का कैसा ग्राफ होता है सेमीकंडक्टर के लिए। इंटरेस्टिंग है, मजा बहुत आएगा। अगर जिन्होंने पढ़ा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो प्लीज जाकर पढ़ लेगा उसको एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो काफी। हाँ जी, बी और आई का ये देखा, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। अच्छा जी, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या देखा, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होता है? एम ई स्क्वायर टाउ एवरेज। ठीक, तो वही कहानी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एन इज इंक्रीज बट टाउ एवरेज is negligible decrease। ठीक है, ड्यू टू रेजिस्टिविटी विल
डिक्रीज। देखो n बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम होगी ना, ये तो नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है इसके अंदर। तो ये कहानी है, आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था, 2 नंबर में इतना ही पूछता है। लेकिन हाँ, मैंने इंक्रीज का साइन लगाया, आप उसको पूरा प्रॉपर लिखोगे, टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। द सीक्वेंस ऑफ द कलर कोड आउट ऑफ सिलेबस, कलर कोड हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक, एक मिनट। A wire of the 15 ohm resistance is gradually stretched to a double its original length. It is then cut into the 2 equal parts. These parts are चल रहा है कैमरा, हाँ। These parts are then connected in a parallel across the 3 volts battery. Find the These parts are then connected in the parallel across 3 volt battery. Find the drawn current from the battery. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, चल कुछ नहीं है इसके अंदर, बस वो है न्यूमेरिकल है। ए वायर ऑफ द 15 ओम रेजिस्टेंस, एक मेरे पास क्या है, वायर है, उसमें कितना रेजिस्टेंस है, मान लेता हूं ये मेरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम है। कितना है, 15 ओम है। स्ट्रेच टू इट डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, शुरू में इसका लेंथ कितना है, एल है, इसको खींच के क्या कर दिया गया, इसके दुगना कर दिया गया, मतलब 2l लेंथ कर दी गई। कितनी लेंथ, 2l कर दी गई। ठीक, लेंथ कितनी हो गई, 2l। एंड देन कट इनटू 2 पैरेलल 2 इक्वल पार्ट्स, और इसमें किसमें काट दिया गया, 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया। पैरेलल की बात नहीं की ना, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और काटे क्या जोड़ दिया गया, इनको पैरेलली जोड़ दिया गया, ऐसे जुड़ जाएगा, है कि नहीं। ये वाला लेंथ l होगा और ये वाला लेंथ भी l होगा, क्योंकि देखो पहले क्या था, ये l लेंथ का था। ठीक, इसको खींच के डबल किया गया, क्या किया गया, देखो उसका उल्टा सवाल, इससे पहले हमने ऐसा सवाल तो कैसे किया गया था, तो इसका उल्टा है, इसको खींच के डबल किया गया और दोनों को इक्वल पार्टों में काटा गया और ऐसे लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, पैरेलल केस में लगा दिया गया। ठीक, एंड दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन द बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, और इसको 3 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, 3 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो बैटरी से कितना करंट ड्रॉन हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, देखते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, ये दे रखा है, तो R1 दे रखा है मेरे को 15 ओम। R फाइनल कितना होगा, रो L अपॉन में A, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L, क्या हो जाएगा 2L, और एरिया कितना हो जाएगा, इस केस में एरिया कितना हो जाएगा, सोच के बताओ, इस केस में एरिया कितना होगा, अरे भैया आधा होगा, तो RF कितना हो गया मेरे यहां से, R फाइनल 4 टाइम्स ऑफ R इनिशियल, देखो ना ये 4 गुना हो जाएगा, ये R इनिशियल इक्वल आएगा रो L अपॉन में, यही तो होगा R इनिशियल। ठीक, तो RF कितना आ गया मेरा 15 4 जा 60। ठीक है, जब इसको 2 इक्वल पार्ट में काटूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RF का हाफ 30 ओम, दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका भी 30 ओम, इसका भी 30 ओम। देखो पहले क्या था, मेरा एक रॉड था, उसका 15 ओम रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसको क्या कर दिया है, खींच के डबल कर दिया गया। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, निकाल लेता हूं मैं। तो RF कितना था, 15 ओम था, वो किसके इक्वल होगा, रो L अपॉन में A के इक्वल होगा। तो यहाँ से R फाइनल किसके इक्वल होगा, रो लेंथ कितना हो गया 2L, एरिया कितना हो जाएगा हाफ, यहाँ से 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और रो L A अपॉन किसके बराबर था, 15 के बराबर था, यहाँ से मैंने 15 रख दिया, तो 60 हो गया ये। इसको 2 इक्वल पार्ट में काटा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा दोनों में। ठीक, अब इसको क्या कर दिया मैंने, पैरेलल लगा दिया गया, इसको ये 30 ओम और ये भी क्या है 30 ओम, सिंपल कहानी है। आर नेट निकालो, यहां से कितना आ रहा है 1/R30 प्लस में 1/R30 कम्स टू बी 2/30, तो आर नेट कितना आ गया यहाँ से 1/15, तो आर नेट कितना आ गया यहाँ से मेरा, जी आर नेट की स्पेलिंग कितना आ जाएगा 15 ओम आएगा, कितना आएगा 15 ओम। अब करंट निकाल सकते हो करंट, तो करंट कितना आ जाएगा यहाँ से I इज इक्वल टू में V/R, V की वैल्यू 3, R की वैल्यू 15, I कितना आ जाएगा मेरा 1/5 0.2 एम्पियर, कितना करंट आएगा 0.2 एम्पियर करंट आएगा, बैटरी के अंदर से इतना करंट निकाला जा रहा है। तो इस तरह से सवाल भी हो गया, क्लियर है, आया समझ में। एक रॉड था, उसको खींच के डबल लेंथ किया गया, शुरू में उसका रेजिस्टेंस कितना था 15 ओम, जब उसका लेंथ डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 ओम का हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 ओम। क्यों, क्योंकि हमने यहां से ड्राइव कर दिया,
रो एल ए अपॉन किसके बराबर था, 15 ओम के बराबर था। ठीक है, इसका क्या रेजिस्टेंस होगा, रो एल अपॉन में ए किसके इक्वल आ रहा था, 15 के बराबर आ रहा था। आर फाइनल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, एरिया क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वाले आर का आ रहा था, तो यहाँ 60 आया, दोनों को इक्वल पार्ट में काटा तो 30 हुआ, और फिर इनको पैरेलल जोड़ दिया गया। पैरेलल केस में मैंने क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकाल, करंट निकाल लिया। करंट पूछा था, इट्स टू इजी यार। ठीक, कहाँ आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए थे। किस पे आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, आई होप तो समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लिया इसमें। ठीक, मतलब पूरा रब करके अच्छे से, क्योंकि क्या बोले में इस फोन में स्टोरेज कम होता है, तो स्टोरेज को ट्रांसफर करना पड़ता है, देन फिर वीडियो शूट करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मुझे क्या टाइप करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइप करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइप करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन टाइप करना है, तो इट्स टू इजी। क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूं, ड्राइव तो कर ही लेंगे। ई टाउ एवरेज डिवाइडेड बाय एम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ई अपॉन में एम टाउ एवरेज, ये हमारा फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्राइव कैसे होगा, ये ड्राइव कैसे होगा, मान लेता हूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, एक इमेजिनरी कंडक्टर सोचो, जिसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, एल एम, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेते हैं इसके अंदर है। तो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस समय कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई, तो इस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मोशन कर सकता है, इधर भी जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, कहीं भी जा सकता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं है, तो ऐसी सब इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। ठीक, ऐसे ही सब इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। इनका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का इनिशियल जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, क्या होता है, यू, इसका u1, इसका u2, ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबका क्या हो जाएगा, un आएगा, कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी un आएगा। ठीक, अच्छा जी, अब मान लो इन इलेक्ट्रॉन को टकराने में कोई टाइम लगता होगा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल। तो जब मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या बनेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मोशन कर रहे थे, वो कहीं भी मोशन ना करके एक डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब डायरेक्ट तो ऐसे ये नहीं बिल्कुल ऐसी बात चलेंगे, ऊपर नीचे होते होते मतलब एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे समझ लो, एक भीड़ में, बाजार वाले भीड़ में, ठीक है, हमें जाना है, यहाँ से घर की तरफ जाना है, तो हम घर की तरफ जाते तो है, लेकिन सीधे घर नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमें क्या लगता है, कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे, बहुत जगह जब बहुत ज्यादा भीड़ हो तो कभी हम आगे जाएंगे, कभी पीछे जाएंगे, कभी दाएं कभी बाएं, धक्का लगेगा, ऐसे करते करते हम घर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। इलेक्ट्रिक पहले कहीं भी आगे पीछे कहीं भी मोशन कर रहा था, इसको कहीं नहीं जाना था। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, u1 u2 इनके इनिशियल वेलोसिटी था। अब क्या हुआ, जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स, कोई भी चार्जिंग मूविंग चार्ज, कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, QE। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में फोर्स क्या होगा, -EE, यही होगा। ठीक है, -EE, तो यहां से क्या फॉर्मूला आ जाएगा मेरा फोर्स का, फोर्स क्या होता है, MAEE होगा, और यहां से A कितना आ जाएगा मेरा, -E, ये तो मेरा क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सीलरेशन। मुझे क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से अपने घर पहुंच रहे हैं, जब मैं अपने यहां से अपने घर तक पहुंचता हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की इस एंड से इस एंड तक जाने में कितनी वेलोसिटी रही होगी, हमें वो निकालना है टोटल का। ठीक है, तो मान लेता हूं, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, VD मानेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 VN, होगा नहीं होगा। ठीक, अच्छा जी, VD को मैं कैसे ले सकता हूं, U1 प्लस में A टाउ 1। अब देखो टाउ क्या है, पूछो सही, टाउ होता क्या है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करने में पहली बार कोलिजन हुआ, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन कोलिजन होने में कितना टाइम लग रहा है। देखो जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन्स ये कोलाइड हुए, अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी बार किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, तो जितना टाइम लगेगा ना दूसरे कोलाइडन में, दूसरे कोलिजन में जितना टाइम लगेगा उसको कहते हैं हम टाउ। इसका नाम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक, रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या होगा मेरा u2 प्लस ए टाउ टू प्लस डॉट 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 un ए टाउ n डिवाइडेड बाय n। क्यों? क्योंकि जो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, हम एवरेज निकालते हैं। क्यों एवरेज क्यों निकालते हैं? जब मैं यहां से घर जाऊंगा तो यहां से कभी टकरा के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, तो ऐसे में डायरेक्ट तो वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। इस केस में क्या निकालते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो यहां से मेरा जो vd का फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है? vd इज इक्वल टू में u1 प्लस u2 प्लस में डॉट 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 un डिवाइडेड बाय n। ठीक, साथ में क्या रह जाता है? यहां से आप अगर a को कॉमन निकाल लो तो यहां क्या बचेगा? टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाय n। लिख सकता हूं उस चीज को मैं ऐसे, v इज इक्वल टू में u प्लस एटी, है ना, एवरेज की बात होगी तो एवरेज। ठीक, v इज इक्वल टू में u प्लस एटी। अच्छा जी, जो मेरा ये u1 क्या था? इनिशियल था। इनिशियल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहे थे, कभी इधर, कभी उधर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी कुछ भी कहीं जा रहे थे। तो जो इनका नेट मोशन आता था ना, नेट वेलोसिटी आता था, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना आता है? जीरो आता है। कितना आता है? जीरो आता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये जीरो प्लस में ए। अब देखो टाउ एवरेज हो जाएगा, ये सारे टाउ को जोड़ के उसके नंबर ऑफ एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? टाउ एवरेज आएगा। ठीक, तो यहां से बीडी का फॉर्मूला क्या बन के आया मेरा? ए टाउ एवरेज। ये फॉर्मूला बन के आया। ए की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां से क्या बनेगा? बीडी इज इक्वल टू में माइनस, माइनस बस साइन दिखाता है, जो हमारा फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है। ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, टाउ एवरेज। ये फॉर्मूला बन के आता है। ये होता है मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बार करते आ रहे हैं, पता लगा कैसे ड्राइव होता है। ठीक, चाहो तो इसको और टर्म्स में भी लिख सकते हो, अगर एग्जाम में पूछ ले तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो ई की वैल्यू क्या होती है? V बाई एल होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V बाई एल होता है ना। देखो V इज इक्वल टू में ई एल, ई डी एक्स पढ़ा होगा, ई एक्स पढ़ा होगा, तो यहां से ई एल मान लो इस केस में, यहां से ई कितना हो जाएगा? V बाई एल। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा इस चीज को, सेकंड चैप्टर में। ठीक, और यहाँ पर m पहले से है, टाउ एवरेज, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अपना आप लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। तो इस तरह से ये इसका डेरिवेशन है। तारो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उतार लिया? चलो जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 एंड देन 36 नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मजा जब भी आएगा जब इसको आप घर पे खुद करोगे एक बार। अगर घर पे खुद नहीं कर रहे हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, बस टाइम खराब है आपका भी मेरा भी। जो कर रहा है उसके लिए बेस्ट है, जो नहीं कर रहा भगवान बचाए उसको फिर, है कि नहीं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सेम क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मुझे क्या ड्राइव करना है और एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो सेम कहानी है। ठीक, और क्या पूछा है? हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक कंडक्टर वेरी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कैसे करता है, ये पूछा हमसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो वही डेरिवेशन वाला पार्ट है। इसमें क्या बोल रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे, ये क्वेश्चन है। हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक कंडक्टर वेरी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एक्सप्लेन। तो क्या आया था मेरा? ई अपॉन में एम टाउ एवरेज, यही आया था। अभी जस्ट देखा था हमने, क्या देखा था? जस्ट देखा था। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे करता है? मेटल्स के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर ये टेम्परेचर के साथ वेरी कैसे करता है? तो हमने पढ़ रखा है इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल, ठीक, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजेस। क्या होता है? वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। इनके पास क्या आती है? थर्मल एनर्जी आ जाती है, मोर थर्मल एनर्जी। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है? इनका जल्दी जल्दी कोलिजन होता है। क्या होता है? जल्दी जल्दी ज्यादा तेजी से मोशन करेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, अच्छा जी, जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो वीडी भी डिक्रीज करेगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो वीडी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है कैसे डिक्रीज हो रहा है? आई होप सो। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एक्सप्लेन कर तो दिया, एक्सप्लेन क्या चाहते हो, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, द लास्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, इंपॉर्टेंट है, नहीं पता होती है। द एवरेज velocity of electron in given conductor on external electric field is called drift velocity। क्या कहते हैं उसको हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है डेफिनेशन? अभी हमने ड्राइव किया था, एवरेज तो लिया था, एन से डिवाइड करके इसका मतलब क्या लेते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज लेते थे, ठीक। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का लेके 2-3 सबको लेके जोड़ नहीं सकते हैं, उस केस में जब बहुत सारी चीजें होती हैं क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो हमने इसमें क्या निकाला था, एवरेज निकाला था, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। बहुत अच्छा सवाल है, अभी किया था। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑन द अदर फैक्टर रेजिस्टिविटी। बहुत बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है, इस कंसेप्ट का यूज करके मतलब कहीं ना कहीं से मुझसे क्या पूछ लिया है, गॉस लॉ पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? गॉस लॉ, ठीक। इस कंसेप्ट का यूज करके BD इज इक्वल टू में क्या था, E अपॉन में M टाउ एवरेज, यही होता है, ठीक। किसका पूछा, रेजिस्टिविटी पूछा, क्या पूछा है? ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ एन कंडक्टर in terms of density of the free electrons। ओके, तो हमें एक ड्राइव करना पड़ेगा। कैसे होगा ये, देखो अभी हमने पढ़ रखा था I इज इक्वल टू में वीना, पढ़ रखा है, I इज इक्वल टू में वीना पढ़ रखा है, ये कहानी रखते हैं, यहां से हमने सेकंड पार्ट कर रहा हूं, ये पढ़ रखा है मैंने, I इज इक्वल टू में वीना होता है, ठीक। I इज इक्वल टू में VD की वैल्यू भी क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था, E अपॉन में M टाउ एवरेज ENA, ये पढ़ रखा है अभी, ठीक। अभी हमने E की जगह क्या रख सकता हूं मैं, V/L रख सकता हूं, यहां पर M पहले से है, टाउ एवरेज, ये E स्क्वायर हो जाएगा, 2 E है तो मल्टीप्लाई हो गए, E स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, NA, तेज तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या रखा है, E की वैल्यू, तो क्या हो गया, V/L हो गया, यहाँ पर एक ही ये रहा, एक ही यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सबको इधर भेज दूंगा, I को इधर ले आऊंगा, ठीक। ये क्या है, गॉस लॉ का प्रूफ भी एक तरह से, क्या है, गॉस लॉ का प्रूफ भी है, ठीक। तो यहां से M ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा, टाउ एवरेज नीचे आ जाएगा जी, N नीचे आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, E स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ V, और यहाँ से I इधर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और हमें पता है V/I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो M N E स्क्वायर A टाउ एवरेज, ए को बाद में लिख देंगे, टाउ एवरेज L अपॉन में A इज इक्वल टू में R, ठीक। अच्छा देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक बार मटेरियल बन गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, ठीक। एक बार मटेरियल बन गया तो गिवन टेम्परेचर पे मास तो कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट एक गिवन टेम्परेचर पे, टाउ भी कांस्टेंट, ठीक। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। L अपॉन में A इज इक्वल टू में R, ठीक। हमें क्या बोला था, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने की, आगे रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गया, M N E स्क्वायर टाउ एवरेज, ये हो गया मेरा रेजिस्टिविटी, किसका यूज करके, VD का यूज करके। आसान है, बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है,
ठीक, अब इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला है, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम ऑन द फैक्टर डज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक, मतलब और टाउ एवरेज के ऊपर डिपेंड अपॉन, कह सकता हूं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, किसके ऊपर, टेम्परेचर, एन और टाउ एवरेज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पहला, और दूसरे केस में क्या करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस नेचर का है, ठीक, तो मटेरियल किस नेचर का है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, इन दो चीजों के ऊपर मेरा जो रेजिस्टिविटी है डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा जी, इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला था, व्हाई अलॉय लाइक कंस्टेंट एंड मैग्नीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर। तो थ्योरेटिकल सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा पार्ट इसका, जो कंस्टेंट होते हैं और मैग्नीन होते हैं, ये क्या है, अलॉय होते हैं, क्या होते हैं, अलॉय होते हैं, इनका हम स्टैंडर्ड रेजिस्टर इनका क्यों बनाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कंस्टेंट और ये मैग्नीन जैसे अलॉय होते हैं, ये टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलॉय डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, द रेजिस्टिविटी ऑफ, द रेजिस्टेंस, भूल गया मैं चीज लिखना, द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे ये होते हैं जो स्टैंडर्ड रजिस्टर होते हैं, जैसे कि हमारे एयरक्राफ्ट, सॉरी पानी वाले जहाज होते हैं ना, ठीक है, शिप्स, तो उनके अंदर हम ऐसे चीजों का रजिस्टर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, उसके अंदर मुझे लगाना है रजिस्टर, ठीक, तो किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, आज मैं इंडिया पे हूँ, इंडिया का टेम्परेचर कुछ और है, कल वो शिप, पानी की जहाज साउथ अमेरिका जाएगी या साउथ अफ्रीका जाएगी, कहीं भी जाएगी, ठीक है, अंटार्कटिका चली गई, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर सडनली बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइस तो काम ही नहीं करेगा। अगर एक डिवाइस काम नहीं करेगा तो पूरी शिप की फंक्शन बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम जितने भी स्टैंडर्ड रजिस्टर होते हैं उसका हम अलॉय का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। टेम्परेचर से लेना देना क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एन टाउ एवरेज दोनों कंसिडरेबल इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं, जितना ये इंक्रीज होता है उतना ही डिक्रीज हो जाता है, तो ओवरऑल इफेक्ट जीरो हो जाता है। इसका जो ग्राफ आता है अलॉय का, वो समथिंग ऐसा बन के आता है। अलॉय के केस में जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, ठीक, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो करता ही है, सब करता है, ठीक। तो इस तरह से हमारे 2 मार्कर्स भी हो गए। अब है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ करेंगे जरूर, ठीक। उसके बाद 5 मार्कर एक क्वेश्चन है, देन उसके बाद किरचॉफ लॉ पे मूव ऑन करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि है कंसेप्ट तो सेम होता है, जेई हो चाहे हमारे 12th का बोर्ड एग्जाम हो, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। तो फिर मिलते हैं कल, और क्या।